हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स के 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पार्ट नंबर 3 इन दिस प्रेजेंट वीडियो लेक्चर। सेकेंड लेक्चर के एंड में हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझा था बहुत बढ़िया वे में। तभी हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म वर्क के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, वर्क जो है वो आपका 2 टाइप का होने वाला है। पहला है प्रेशर वॉल्यूम वर्क और दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोनों ही टाइप के वर्क को एक बार मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क को आपको समझा दूं, उसके बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अंदर हमें 2 केसेस कौन कौन से पढ़ने हैं। तो पहला जो केस है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का वो है आपका रिवर्सेबल वर्क। पहला जो केस है दैट इज इररिवर्सिबल वर्क, और जो दूसरा टाइप का आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ना है वो है आपका रिवर्सेबल वर्क। रिवर्सेबल वर्क। तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट प्रेशर वॉल्यूम वर्क के फर्स्ट केस का, विच इज इररिवर्सिबल वर्क। शॉर्ट में इतना समझो कि यहां पर वर्क मतलब कोई काम करना है। वो काम यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से कोई एक कराएगा या दोनों करेंगे, और उसी काम को यहां पर आप इलेक्ट्रिकल वर्क की मदद से परफॉर्म करोगे। तो ये 2 टाइप के आपके वर्क हो गए, बराबर। एक है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। चलो मैं बहुत क्रूड वे में आपको सिखाई देता हूं कि ये क्या होता है। तो सपोज करो कि यहां पर मैंने एक सिलेंडर लिया है। उस सिलेंडर के अंदर मैंने यहां पर एक पिस्टन फिट कर दिया है। पिस्टन तो समझते हो ना, मतलब इसको आप ऐसे अंदर धक्का मार सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे अंदर धक्का मार सकते हो। यहां पर मैंने गैस को एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये आपका गैस है। अब मुझे कोई ऐसा बोलता है कि इस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया पिस्टन को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो पिस्टन जो है उसके ऊपर वजन बढ़ा दो ना, सिंपल। ठीक है, अब जो पिस्टन है उसको मैं एक नई पोजीशन के ऊपर लेके आऊंगा। नई पोजीशन को लेट अस सपोज कि मैं ये बोलता हूं। तो आप ध्यान से देखो तो यहां पर पिस्टन जो है वो मूव हुआ है डाउनवर्ड्स। तो कहने का मतलब यहां पर आपने गैस के ऊपर प्रेशर को बढ़ा दिया। अब गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है आप हाथ से इस पिस्टन को डाउनवर्ड्स मूव करो। तो इस केस में जो वर्क हुआ उसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क या दूसरे वर्ड में मैकेनिकल वर्क बोला जाता है। मैकेनिकल वर्क, क्योंकि हम यहां पर मैकेनिकली इस चीज को कर रहे हैं। सपोज करो कि मैं अपने हाथ से इसको डाउनवर्ड्स मूव करा रहा हूं, तो इस टाइप में जो वर्क हुआ, सीधी सी बात है ना कि कुछ वर्क हुआ यहां पर, तो उस वर्क को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दूसरा तरीका क्या है, मैं किसी मोटर को यहां पर फिट कर दूं, ये मोटर इसको नीचे धक्का मारेगी और यहां पर लेके आएगी। तो उस केस में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके ये वर्क करवाया है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वर्क बोलेंगे उसको। बट हमारे करिकुलम में हम लोग सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क या मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। इस वर्क के आप लोग 2 केसेस डिस्कस करोगे। पहला है आपका रिवर्सेबल वर्क और दूसरा है इररिवर्सिबल वर्क। सबसे पहले हम इररिवर्सिबल वर्क की बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं कुछ, क्योंकि मुझे इररिवर्सिबल वर्क को डिस्कस करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, अब मैं वर्क के फर्स्ट केस इररिवर्सिबल वन को डिस्कस कर रहा हूं। इररिवर्सिबल वन, तो इररिवर्सिबल वर्क समझ रहे हैं, समझना बच्चों। ठीक है, हमें पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं देखने वाले हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के 2 टाइप हैं, इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल, जिसके अंदर से हम लोग पहले इररिवर्सिबल वर्क को देखने वाले हैं। इररिवर्सिबल वर्क, यहां पर आप इसको WIRR भी लिख सकते हो।
तो यहां पर इसको समझने के लिए सपोज मैं किसी पिस्टन के अंदर किसी सिलेंडर के अंदर एक आइडियल गैस को एनक्लोज कर रहा हूं। ये मेरा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मैं आइडियल गैस को यहां पर एनक्लोज कर रहा हूं। इसके अंदर आपकी आइडियल गैस है। यहां पर आपकी अंदर कोई आइडियल गैस भरी हुई है, आइडियल गैस जिसका जो प्रेशर है वो है PINT, इंटरनल प्रेशर। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर के साथ मैं यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा देता हूं। इस सिलेंडर के आसपास मैं यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा देता हूं। फ्रिक्शन लेस है, ये बहुत आसानी से मूव हो सकता है, बराबर। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन लेस पिस्टन। पिस्टन मतलब समझते हो ना बच्चों, इसको आप ऐसे अंदर बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस पिस्टन मैंने लगा दिया है। इनिशियली ये जो गैस का वॉल्यूम है वो है PVI, ठीक है, वो है VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम। इस सिलेंडर के बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो है P एक्सटर्नल, ठीक है। मैं हर टर्म को लिखूंगा यहां पर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अभी फिगर को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहां पर है वॉल्यूम इनिशियल। अब सपोज करो, नाउ लेट अस सपोज दैट P external is greater than P internal। मतलब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर बाहर वाला है वो अंदर वाले प्रेशर से ज्यादा है। तो क्या होगा बच्चों, पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा। इस बात को समझना, जो एयर है वो ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप मूव होती है। सपोज करो कि किसी बॉटल के अंदर मैंने बहुत सारा धुआं भर दिया है और बॉटल एकदम टाइटली एनक्लोज्ड है। अगर मैं बॉटल को खोलता हूं तो धुआं कहां से कहां आएगा, अंदर से बाहर। व्हाई? बिकॉज अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, सो अंदर से बाहर आएगा। तो यहां पर बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अंदर वाले इंटरनल प्रेशर की कंपैरिजन में ज्यादा है। तो पिस्टन इनवर्ड्स मूव करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि गैस भी खुद अंदर आएगा ना। इन सच अ केस हम लिखेंगे, इन दिस केस piston moves inwards, piston moves inwards and the gas is compressed। जो गैस है वो क्या होगा, उसके ऊपर कंप्रेशन होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। अब कंप्रेशन हो जाए उसके बाद सिचुएशन कैसी लगेगी, चलो उसको भी फिगर की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर वही आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर के अंदर मैं गैस को भर रहा हूं, लेकिन अब आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये जो वॉल्यूम आएगा, ये जो पिस्टन अंदर की तरफ मूव हुआ है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम आपने देखा था कि V इनिशियल था, अब जो वॉल्यूम आया उसको बोलते हैं V फाइनल। इसको आप V1 और V2 भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बराबर। ये आपका आइडियल गैस है, ये आपका आइडियल गैस है, ये P इंटरनल है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये पिस्टन कब तक अंदर मूव होता रहेगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, जब तक P इंटरनल और P एक्सटर्नल सेम नहीं हो जाते तब तक पिस्टन अंदर की तरफ मूव होता रहेगा। द मोमेंट P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, ये पिस्टन अंदर आना रुक जाएगा। क्लियर है?
तो यहां पर हमको इतना समझ में आया कि जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ आपका मूव हुआ है, बराबर। अब टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका मूवेबल पिस्टन है, ये आपका सिलेंडर है जो क्लियरली दिख रहा है, इनिशियल वॉल्यूम VI है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपका VF है, ठीक है। पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ मूव हुआ है। तो यहां पर क्योंकि पिस्टन के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है ना। समझो ये पिस्टन ऐसे अंदर की तरफ खिसका, तो पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा ना। उस वर्क को हम लोग डिफाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बेसिक कंडीशन याद रखना कि हियर द पिस्टन मूव्स इनवर्ड्स इन सिंगल स्टेप वेरी फास्ट। मतलब ये जो वर्क होगा वो इररिवर्सिबल है। हमने समझा था ना, अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट हो और उसको किसी भी टाइम पे रिवर्स नहीं किया जा सकता तो उसको इररिवर्सिबल बोलते हैं। तो यहां पर भी पिस्टन एक ही झटके में अंदर आ गया, इसीलिए यहां पर जो वर्क आएगा वो इररिवर्सिबल वर्क है। समझ में आ रहा है? अब इस इररिवर्सिबल वर्क को हम लोग डिफाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहां पर एक और लाइन लिख देते हैं, सो द वर्क इज इररिवर्सिबल इन नेचर। वर्क बहुत फास्ट हो रहा है ना, इसीलिए जो वर्क है वो इररिवर्सिबल नेचर का है। जो वर्क है बच्चों वो इररिवर्सिबल नेचर का है। चलो अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपका जो VI है वो है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। VF जो है वो है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहां से यहां पर आने वक्त गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो L जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, L। और यहां पर बच्चों चेंज इन द वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब बच्चों याद रखो कि ये जो एरिया एनक्लोज्ड है वो आपका A है। एरिया जो एनक्लोज किया है गैस ने वो कितना है आपका A। यहां पर जो एरिया एनक्लोज किया है वो गैस ने एक मिनट, आई एम सॉरी, ठीक है। यहां पर जो एरिया इधर लिख देता हूं, एरिया जो एनक्लोज किया है गैस ने वो A है, वो यहां पर इतना आएगा, ठीक है। एरिया जो गैस ने एनक्लोज किया है वो है A, ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बाय द गैस इज A। एरिया एनक्लोज्ड बाय द गैस यहां पर आपका A है। इतनी टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली है। अब हम लोग वर्क को डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग वर्क के बारे में समझते हैं कि वर्क कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर गैस जो है वो V फाइनल पोजीशन पे आ गई है, जो एरिया उसने एनक्लोज किया है वो है A, ठीक है। चलो अब वर्क को डिफाइन करते हैं। चलिए यहां पर वर्क का फॉर्मूला हम लोग ले रहे हैं, द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द वर्क इज इक्वल टू वर्क W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल D, फोर्स का सिंबल है F। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि फोर्स मतलब P डॉट A होगा ना। कैसे? we know that pressure is force upon unit area. So what is force? The force is equal to pressure multiplied by area. इसको इक्वेशन 2 बोलो और इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। तो पुट 2 in 1, तो इन सच अ केस क्या होगा? वर्क
W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय D, मतलब डिस्प्लेसमेंट D। अब यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट गैस का कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट L जितना हुआ है ना, L जितना, तो हम यहां पर सिंस लिखेंगे, ये आपका इक्वेशन 3 है। हियर डिस्प्लेसमेंट डन बाय द गैस इज इक्वल टू L। देखो इसकी वजह से गैस ने L जितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका L। अब राइट पोर्शन को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट L है तो इक्वेशन 3 में D की जगह पे L को लिख देते हैं। अब समझना, हाँ, यहां पर W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया उसको हम लोग बोल देते हैं 4। यहां पर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। अब समझना बच्चों, यहां पर चेंज इन द वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन द वॉल्यूम Vf माइनस Vi विच इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जो मैंने आपको फिगर ड्रॉ कराई है उसके अंदर चेक करो, जो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगा वो आपका चेंज इन द वॉल्यूम है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका Vf है, ये आपका Vi है, ठीक है, Vf है, ये Vi है, ये जो डिस्टेंस है वो है L, और यहाँ पर जो एरिया है वो है A। तो ये जो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है वो Vf माइनस Vi के बराबर ही हो जाएगा ना, चेंज इन द वॉल्यूम। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आप लोग छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर A मल्टीप्लाइड बाय L की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, so equation 4 can be written as, equation 4 can be written as W is equal to P dot delta V। बट यहां पर P क्या है, here P is nothing but P external। ये जो वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, P external की वजह से। तो जो W का इक्वेशन आएगा वो आएगा P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V, P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। अब समझना, यहां पर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ मूव हो रहा है ना, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा होता है ना तब वर्क पॉजिटिव होता है। समझो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये पर्स जो है ना वो मेरा सिस्टम है, इसके अंदर कुछ अमाउंट अंदर आ रही है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो कुछ अमाउंट इस पर्स के अंदर आ रही है, इसका मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, यह हमें पता है। बट यहां पर इस इक्वेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हो रहा है, क्यों, समझो, here delta V is equal to V final minus V initial which is negative। फाइनल वॉल्यूम कम था ना गैस का, क्योंकि कंप्रेशन हुआ, पिस्टन अंदर की तरफ आया, फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, कम में से ज्यादा को कट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर डेल्टा V नेगेटिव हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, जो गलत है। इसीलिए हम इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर नेगेटिव साइन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर मैं नेगेटिव साइन को ऐड कर रहा हूं, चेक करना बच्चों। ये हम लोग इरिवर्सिबल वर्क को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो टू मेक वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, नेगेटिव साइन इज, यहां पर इस वर्क को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन इज एडेड इन इक्वेशन नंबर 5।
यहां पर इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हम लोग नेगेटिव साइन ऐड कर रहे हैं, तो समझना W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V तो था ही, हमने यहां पर नेगेटिव साइन ऐड कर दिया। अब इस नेगेटिव साइन को क्यों ऐड किया वो एक बार वापस से समझा देता हूं। यहां पर ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 shows work done in irreversible process, ठीक है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन भी लिख सकते हो। यहां पर माइनस साइन क्यों ऐड किया वो समझो। इस केस में क्या हो रहा था, पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा था, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा था, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से लेस था। मतलब ओवरऑल जो डेल्टा वी का टर्म है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो नेगेटिव होगा ना। फाइनल कम है, ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा कट करोगे तो लेस ही आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा वी भैया यहां पर नेगेटिव है। अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो अगर ये माइनस साइन को ना सोचो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, जो गलत है। कन्वेंशनली हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते आए हैं। कैसे, मैंने एग्जांपल समझाया था कि मेरी सिस्टम है, ये मेरा पर्स है, इसके अंदर अगर कुछ अमाउंट ऐड हो रही है तो वो पॉजिटिव होगा, कुछ विड्रॉ हो रही है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। समथिंग इज एडेड इन दिस, कुछ यहां पर आपका ऐड हो रहा है, इसीलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। बट अगर नेगेटिव साइन ना लगाओ तो वो नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके नेगेटिव साइन को यहां पर ऐड कर रहे हैं, ताकि ये डेल्टा वी का नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव आकर के पॉजिटिव हो जाए और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव रहे। अब सपोज करो कि वर्क डन बाय द सिस्टम के बारे में हमें समझना है। तो अगर सिस्टम खुद वर्क कर रही है, ये सिस्टम खुद वर्क कर रही है, तो इसमें से कुछ जाएगा, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो वो इस इक्वेशन के हिसाब से नेगेटिव हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। सपोज करो कि मैं इस साइन को हटा देता हूं, तो अगर सिस्टम खुद वर्क कर रही है, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा गैस का, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो ओवरऑल वर्क भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो पॉजिटिव ही है। तो इन सच अ केस वर्क डन बाय द सिस्टम भी पॉजिटिव आ रहा है, जो गलत है। अगर हम यहां पर माइनस की साइन को लगा दें तो हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम इस माइनस साइन की वजह से सुधर गया है, करेक्ट हो गया है। तो समझ लो कि ये माइनस जो है वो यहां पर आपका करेक्शन फैक्टर है। ये माइनस साइन को जानबूझ करके ऐड किया गया है ताकि आपका जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो पॉजिटिव रहे, वर्क डन बाय द सिस्टम है वो नेगेटिव रहे। तो यहां पर हमारा इररिवर्सिबल एक्सपांशन पूरा होता है। इररिवर्सिबल मतलब आपने सिलेंडर को एक ही झटके में अंदर मूव करवा के वर्क करवा दिया था। अब एक सेकंड सिचुएशन सोचो, रिवर्सेबल वाला। पिस्टन को आप धीरे 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 बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में आगे लेके जा रहे हो और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सिस्टम को रिवर्स कर सकते हो। मतलब अब आप रिवर्सेबल वर्क की बात करने वाले हो, रिवर्सेबल वर्क। अब जो पिस्टन है उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो थोड़ा 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 बढ़ेगा, इसीलिए जो गैस का जो पिस्टन है वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा और जो ओवरऑल वर्क है वो बहुत छोटे 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 मैग्नीट्यूड में होगा। चलिए समझते हैं सेकेंड नंबर का केस नंबर 2 विच इज रिवर्सेबल वर्क। तो इसके बारे में थोड़े से एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स लिख देता हूं। केस नंबर 2 विच इज रिवर्सिबल वर्क। केस नंबर 2 जो है वो है आपका रिवर्सिबल वर्क। लेट अस से
that the piston moves, let us say that the piston moves infinitesimally, बहुत slowly, infinitesimally slowly, so that it can be reversed at any point of time, किसी भी point of time पे हम उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. सो द वर्क डन in this case will be रिवर्सिबल वर्क. इस केस में जो वर्क होगा वो आपका रिवर्सिबल वर्क होगा. क्या होगा? रिवर्सिबल वर्क. अब रिवर्सिबल वर्क की डिटेल में लेके जाऊं उसके पहले मैं आपको एक मैथमेटिकल कंसेप्ट समझा देता हूं जो यहां पर काम में आएगा. ऐसे तो इंटीग्रेशन नाम का कंसेप्ट काफी बड़ा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मैथ्स में आपको नहीं लेके जाऊंगा. जो काम की चीजें हैं वही बताऊंगा. हम लोग इंटीग्रेशन को इस तरीके के सिंबल से दिखाते हैं. इंटीग्रेशन 1/x dx. बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? छोटे 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 सम्स को प्लस कर देते हैं. जैसे सपोज करो कि यहां से मुझे मुंबई जाना है, बराबर. तो मैं यहां से डायरेक्ट मुंबई ना जा करके छोटे छोटे स्टेप्स में जाता हूं. जैसे यहां से पहले मैं बड़ौदा जाता हूं, या सपोज करो कि पहले आणंद जाता हूं, उसके बाद बड़ौदा जाता हूं, उसके बाद भरूच जाता सूरत जाता हूं, फिर भरूच जाता हूं, नवसारी जाता हूं और उसके बाद मुंबई पहुंचता हूं. तो मेरा जो अहमदाबाद से मुंबई जाने का जर्नी है ना, वो सबके सब स्टेप्स का सम के बराबर होगा. अहमदाबाद से आपका बड़ौदा का डिस्टेंस प्लस बड़ौदा से सूरत का डिस्टेंस प्लस सूरत से मुंबई के डिस्टेंस को सम करोगे तो टोटल मेरा अहमदाबाद से मुंबई का डिस्टेंस आ जाएगा. यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, सबके सब स्टेप्स का सम कर रहे हैं. यहां पर लिमिट होती है x1 से x2, मतलब ये मेरा अहमदाबाद है और ये आपका मुंबई है. अहमदाबाद से मुंबई जाने का जर्नी. तो ये होता है ln x प्लस c. अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हमें समझने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक चीजों को ही टच कर रहे हैं. यहां पर ln x जो है उसके ऊपर लिमिट्स आती है, ठीक है. c को जाने दो, ln x के ऊपर लिमिट्स आती है x1 और x2, बराबर. तो यहां पर ऊपर वाली लिमिट को पहले लिखो ln x2, माइनस करके नीचे वाली लिमिट को लिखो दैट इज ln x1. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ln x2 अपॉन x1, बराबर. ये चीज आप जानते हो. तो अब इस ln को अगर हमें नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो हो जाएगा 2.303 log 10 x2 अपॉन x1. तो ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1/x dx जो है दैट इज इक्वल टू ln x. लिमिट्स ब्रैकेट के ऊपर रहेंगी, लोअर लिमिट को लोअर, अपर लिमिट को अपर. उसके बाद ln पहले अपर लिमिट दैट इज x2 माइनस ln लोअर लिमिट दैट इज x1. तो ये हो जाएगा आपका ln x2 अपॉन x1. इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर, नेचुरल लॉग में बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो. नेचुरल लॉग ln को log लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.303 log 10 x2 अपॉन x1 आएगा. इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखना, बराबर. यहां पर मैं उसका एक्सट्रैक्ट लिख देता हूं 1/x dx इज इक्वल टू ln x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 x2 अपॉन x1, बराबर. इस चीज को हम लोग यहां पर लिख देते हैं, आगे काम में आएगा. तो वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि हम लोग रिवर्सेबल वर्क को कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं. रिवर्सेबल वर्क, तो रिवर्सेबल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो वर्क का इक्वेशन था W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा वी
अब वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? सपोज करो कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उसको डेल्टा वी की जगह पे डीवी लिखते हैं। अब ये डेल्टा में और डी में बहुत ज्यादा फर्क है। डेल्टा मतलब मेजरेबल, फाइनाइट, बिग चेंज, बड़ा चेंज होता है तो डेल्टा लिखते हैं, और बहुत छोटा छोटा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं डी। तो यहां पर जो टोटल वर्क होगा, ठीक है, यहां पर वर्क वो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डी वी। अच्छा, ये एक स्टेप का वर्क हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे तो टोटल वर्क डी डब्ल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट इंटीग्रेशन डीवी। आ रही बात समझ में? लेट अस सपोज कि हम लोग वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं V1 से V2। डी डब्ल्यू टोटल वर्क जो है वो W के बराबर होगा, और यहां पर वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम जो है वो V1 से छोटे 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 स्टेप्स में चेंज होकर के V2 तरफ आ रहा है, बराबर। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज work done in reversible expansion। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क है दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रेशन dv V1 से V2। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा माइनस इंटीग्रेशन P डॉट dv V1 से V2। तो बच्चों, जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो इंटीग्रेशन से उसको बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, याद रखो। तो यहाँ पे P जो है वो कांस्टेंट है ना, इसीलिए हम उसको बाहर ले रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले रहे हैं तो माइनस पी इंटीग्रेशन dv के बराबर हो जाएगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन सोचो। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अब यहां पर एक चीज आती है जो एक्चुअली ये P इंटरनल के बराबर है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं। ये जो है ना प्रेशर, वो P इंटरनल है, नॉट P एक्सटर्नल। लेकिन हम लोग उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको जो चीजें जरूरी है हम उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू nRT अपॉन V लिख सकते हैं ना। तो सपोज करो कि ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, उसको इधर लिखता हूं यहां पर। टॉपिक हमारा कंटिन्यू ही है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में लिखूंगा तो क्या होगा? W इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन 1 अपॉन V dV। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने? तो देखो यहां पर N, R और T टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो तीनों को मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया। मैंने अभी बोला ना कि इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है। अब देखो बच्चों, यहां पर 1 अपॉन एक्स dx जैसा ही इंटीग्रेशन यहां पर आ रहा है, 1 अपॉन v dv। तो हम लोग इसको यहां से लिखने का ट्राई करते हैं। यहां पर 1 अपॉन v dv था, यहां पर v इनिशियल है और यहां पर v फाइनल है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से लिखने का मैं प्रयत्न करूं तो ये क्या होगा? ln v2 अपॉन v1 होगा ना। बात आ रही है समझ में? बराबर। ln v2 अपॉन v1 बेसिकली ये होगा ln v। यहाँ पर लिमिट्स आएगा vi vf, तो इसका मतलब ln vf अपॉन vi होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो दिस इज इक्वल टू माइनस nRT ln v। अब ये कैसे आया वो आप लोगों को मैं समझा चुका हूं। यहाँ पर लिमिट्स रख दो, माइनस nRT ln v2 माइनस ln v1, ऐसा होगा। इसको भी ब्रैकेट में इनक्लोज करो तो ये हो जाएगा माइनस nRT
ln v2 अपॉन v1। अब इस ln को अगर हमें LOG में कन्वर्ट करना हो तो मैं आपको इसका भी तरीका सिखा चुका हूं, -2303 से मल्टीप्लाई कर दो, -2303 nRT log v2 अपॉन v1 हो जाएगा। W का जो वैल्यू है यहाँ पर, जो W आएगा वो रिवर्सेबल एक्सपेंशन का है, दैट इज इक्वल टू -2303 nRT log v2 अपॉन v1। अब यहाँ पर आप vi और vf भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये vi है, ये vf है, तो अपर लिमिट मतलब vf, लोअर लिमिट मतलब vi, यहाँ पर अपर लिमिट मतलब vf, लोअर vi, यहाँ पर vf और यहाँ पर आपका vi आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क दोनों ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। रिवर्सिबल मतलब गैस आपका धीरे 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 धीरे, सॉरी, पिस्टन आपका धीरे 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 अंदर मूव हो सकता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब पिस्टन एक ही झटके में आपका आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो वर्क आएगा वो आपका इरिवर्सिबल आएगा। हमने दोनों ही वर्क को डिस्कस कर लिया, उसके अंदर माइनस साइन क्यों आती है उसको भी डिस्कस कर लिया, साथ साथ में रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है उसको भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी समझने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए नोट कर लो। थैंक यू।